नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और द फ्रंट ऑफिसर के इस खास शो में आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बेहद ईमानदार और काबिल आईएएस अधिकारी नेहा प्रकाश से। जी हां, नेहा प्रकाश 2012 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं। फिलहाल ये आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशल सेक्रेटरी हैं। इसके साथ ही इनके पास यूपी डेस्को और श्रीटोन के मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज भी है। नेहा प्रकाश गोरखपुर की एडिशनल कमिश्नर भी रह चुकी हैं। वे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट लखनऊ और इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर भी काम कर चुकी हैं। टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर नेहा प्रकाश के आईएएस ऑफिसर बनने की कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फ्रंट पर। मेरा पहला सवाल यह है कि जो जिम्मेदारी आपके पास है इसमें कितनी चुनौतियां हैं, आपके सामने कितनी चुनौतियां रहती हैं, और दूसरी बात कि आप जो काम करती हैं उसके जरिए जो व्यवस्था है, सरकार है, उसको कितनी सहूलियत मिलती है और लोगों को कितना फ़ायदा होता है। देखिए, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम शासन के सभी विभागों को आईटी सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज, हार्डवेयर की सर्विसेज और उनकी आवश्यकता अनुसार मैन पावर की सर्विसेज। इसके अलावा विभिन्न विभागों के आईटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उन सब का निराकरण हम करते हैं। हम शासन की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़े हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगी सीएम हेल्पलाइन के बारे में। ये एक बहुत बड़ी योजना है और सीधे जनता से जुड़ी हुई है। 1076 एक टोल फ्री नंबर है जिस पर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए हमारा 24/7 कॉल सेंटर भी स्थापित है और वहाँ पर परमानेंट पूरे 24 घंटे एम्प्लॉयज़ कॉल रिसीव करते हैं। तो इस तरह से जो हमारी योजनाएं हैं वो सीधे सीधे जनता तक पहुँचती हैं और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको आईटी एंड टेक्नोलॉजी इतना एनेबल करता है कि वो सारी योजनाएं बहुत सुगम और बहुत सरल तरीके से हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाए। और आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एक तरीके का फैसिलिटेटर और एनेबलर विभाग है। जैसे किसी भी विभाग की कोई भी स्कीम हो तो उस स्कीम से हम जुड़े रहते हैं। और जैसे ई डिस्ट्रिक्ट स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर विभिन्न विभागों के करीब 200 से ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन है और कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ये सारी सर्विस से ले सकता है। करीब साल भर में 4 करोड़ ट्रांजैक्शंस होते हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। इसी से अंदाज़ा लगेगा कि कितने वास्ट पॉपुलेशन को हम कवर करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का पोर्टल है, उस पर भी हम उनका सर्वर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स जितनी है विभागों की, उसमें भी हमारा काफ़ी रोल रहता है। आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें शासन की विभिन्न लाभार्थी परख योजनाओं को हम आधार ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हम उनको बेनिफिट ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इस तरह जो हमारी स्कीम्स है वो काफ़ी ब्रॉड रीच वाली स्कीम्स है, काफ़ी पॉपुलेशन को कवर करती हैं। तो इसका सीधा सीधा लाभ ज़रूर जनता को मिलता है। और चुनौतियों का जहाँ तक सवाल है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज करता है, तो हमें अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट रखना होता है टेक्नोलॉजी के लिए। और हमेशा ये कोशिश रहती है कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें। और दूसरा है कि पब्लिक इंटरफेस वो बहुत ही हमें इजी और एक्सेसिबल रखना है, इतना सरल रखना है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी गांव के भी कोई अगर बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं तो उनके लिए भी ये टेक्नोलॉजी एक्सेस कर पाना बहुत सिंपल हो। तो ये हमारा एक चैलेंज रहता है कि जो हमारे टेक्नोलॉजी का इंटरफेस है उसको हम थोड़ा सरल बनाएं। अच्छा, बतौर प्रशासनिक अधिकारी आपने जो जिम्मेदारियां संभाली, जिन जिन ओहदों पर रहीं, उनका अपना अनुभव आपका क्या कहता है, और इस दौरान आपने ऐसा क्या किया जिस पर आपको नाज रहता है, आपको ये लगता है कि ये काम आपने बहुत शानदार किया, बहुत अच्छा किया? आईएएस में आकर सबसे पहले जैसा हर आईएएस की पहली पोस्टिंग जॉइंट मजिस्ट्रेट होती है, वैसे ही मैं भी जॉइंट मजिस्ट्रेट थी।
तो जॉइंट मजिस्ट्रेट में मैंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, समझा, सीखा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ भी फेस किए। फिर मैं सीडीओ बनी। सीडीओ में सरकार की जितनी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, जो लाभार्थी के जितने विकास परक योजनाएं हैं, उनको देखा और इसमें मुझे ऐसा मौका मिला कि मेरा सीधे वंचित जनता से संवाद हुआ और वो सारे विकास परक योजनाओं वो लेकर पूरे गांव-गांव में मैंने पहुंचाया। उसके बाद कुछ समय तक मैं शासन में रही, विशेष सचिव सिंचाई के तौर पर। फिर अपर आयुक्त बनी गोरखपुर में। एज अपर आयुक्त न्यायिक मैंने बहुत सारे वादों का समयबद्ध निस्तारण किया और ये इंश्योर किया कि बिल्कुल मेरिट बेस्ड ऑर्डर हो और बिल्कुल इमीडिएट ऑर्डर्स हो, क्योंकि हमारे पास ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है सभी कोर्ट्स में कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है केसेस की। तो मैंने अपने टेन्योर में ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण हो सके। उसके बाद मैं विशेष सचिव बनी संस्थागत वित्त विभाग में। जब मैं विशेष सचिव बनी तो मैं सीधी तौर पर मुख्यमंत्री कृषक ऋण माफ़ी योजना से जुड़ी और ये कार्य मुझे काफ़ी संतोषजनक लगा। मुझे काफ़ी इसमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि हमने बिल्कुल निर्धन और ऋणी किसान जो बिल्कुल गरीब है उन किसानों का ऋण माफ़ी किया इसमें और उनको इस योजना का लाभ तुरंत पहुंचाया। तो ये काफ़ी एक बड़ा काम था, इसका बहुत बड़ा स्केल था। करीब 10 लाख किसानों को इसका फ़ायदा हुआ है और ये सरकार की बहुत बड़ी स्कीम थी। इसमें काफ़ी बजट भी आया था। तो इस स्कीम का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखिए, बहुत मेहनत, मुश्किल और सपनों के साथ आदमी इस फील्ड में आता है और वो चाहता है कि वो कुछ कर गुजरे, यानी उसका अपना एक मकसद होता है। वो आपका मकसद या सपना बतौर आईएएस ऑफिसर क्या है? मेरा सपना तो ये है जी। कि जितनी भी गांवें हैं, सारी गांव एक सेल्फ डिपेंडेंट एंटिटी के रूप में डेवलप हो जाए। वो सारे गांव में ये सारे जितने अर्बन फैसिलिटीज़ है जो शहर में लोगों को मिलते हैं, सारी फैसिलिटीज़ गांव तक पहुँचे। जब हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तब मैं खुद को कामयाब आईएएस ऑफिसर समझूंगी और ये हमारी पूरी आईएएस फ्रेटर्निटी के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर हम गाँव को भी बिल्कुल शहरों के फैसिलिटी की जो एक्सेस होती है उस प्लेटफॉर्म पर अगर हम गाँव को भी ले पाए। नेहा जी, एक महिला अधिकारी के लिए नौकरी दूसरी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि घर पर जिम्मेदारियां आपका पीछा नहीं छोड़ती, आप उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते और नौकरी की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको अपने सामने, आपके सामने कुछ ना कुछ सवाल खड़े करती रहती हैं। इन दोनों के बीच में घर भी अच्छे से चल जाए और नौकरी की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभ जाए, ये दोनों में कैसे संतुलन करती हैं आप? तो मेरा ये देखने का जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है, वो ये है कि जब आपका जो रोल हो उस रोल में आप अपना 100% डालें। जब आप काम कर रहे हैं, जब आप ऑफिस में हैं, तो आप पूरा अपना माइंड वहाँ प्रेजेंट रखें और पूरे तरह से काम में इन्वॉल्व रहें। फिर जब परिवार के साथ टाइम बिताने का वक्त आता है तो पूरी तरीके से परिवार के साथ एंजॉय करें। और ये बैलेंस बनाने में मेरे पति का काफ़ी सहयोग रहा है और उनकी वजह से मैं ये भूमिका सफलतापूर्वक निर्वहन कर पा रही हूँ। और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो एक कर्मयोगी है और उनके पास तो इतनी सारी चुनौतियां हैं, वो इतने सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी इंस्पिरेशन ड्रॉ करती हूँ कि जब वो इतना सारा काम अकेले कर रहे हैं तो मैं भी उनका इसमें सहयोग देना चाहती हूँ। अच्छा, जब कोई इंसान कामयाब होता है, खासकर कोई महिला कामयाब होती है, तो उसके परिवार की भूमिका बहुत खास होती है। आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए कि आपके आगे बढ़ने में आपके परिवार का कैसा योगदान रहा? मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर रिटायर हो चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में थे और मेरी मदर हाउसवाइफ है। मेरा एक छोटा भाई है, उसने भी इंजीनियरिंग किया है और एमबीए किया है और एक एमएनसी में कार्यरत है। बचपन से ही हमारे पेरेंट्स का फोकस हमारे एजुकेशन पे रहा है। एक तो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया मेरे और मेरे भाई के बीच, तो उन्होंने मुझे भी वो सेम अपॉर्चुनिटीज़ दी और मेरे एजुकेशन को भी काफ़ी प्रमोट किया। और हमारे घर में ये हमेशा माहौल रहता था कि एजुकेशन ही सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए और हमारे दिमाग में ये बात बैठाई गई कि अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमें पढ़ लिख के सक्सेसफुल बनना होगा। ये एकमात्र तरीका है जो हम
जिससे हम अपने ड्रीम्स अचीव कर सकें। उसके बाद मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड हैं श्री वैभव श्रीवास्तव, वो भी 2009 बैच के IAS हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का बेटा है कियान श्रीवास्तव और 8 महीने की बेटी है आव्या श्रीवास्तव। और मेरे ससुराल के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। मेरी मदर इन लॉ पद्मा श्रीवास्तव और मेरे फादर इन लॉ हैं श्री के श्रीवास्तव, वो PWD के चीफ़ इंजीनियर थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं। और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो PWD में इंजीनियर हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, वो DSP हैं। तो मेरे हस्बैंड की फैमिली रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही हमारे एक बहुत खुशहाल परिवार है। आपकी पैदाइश, पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, पसंद नापसंद, ये सब चीज़ें भी ऐसी होती हैं, इन सब के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये सब आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा होती हैं। ये बहुत आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें उससे जानने को मिल जाती हैं। बॉर्न हुई थी रांची में, जहाँ मेरा ननिहाल है। उसके बाद मेरे पापा ट्रांसफरेबल जॉब में थे, अब रिटायर हो चुके हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो मैं कलकत्ता और नागपुर में बिताया और 10th और 12th मैंने पटना से किया है, नॉटर डेम एकेडमी से। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया BIT मेसरा, वहाँ पर मेरा ब्रांच था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। फिर मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद कैट का एग्ज़ाम देकर MBA किया मैंने IIM लखनऊ से, और फिर डेलॉयट में एज अ स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट काम किया। फिर करीब 4 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद मैं IAS में आई हूँ। और पसंद का खाना, मुझे नए क्यूजीन्स ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है और इंडियन क्यूजीन मेरा फेवरेट है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, द फ्रंट के साथ जुड़ने के लिए और अपने बारे में इतनी सारी बातें बहुत ही अच्छे से और बेबाकी से आपने बातें की। आप एक सफल और काबिल महिला ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं। आपने अपनी मेहनत और लगन से जो मुकाम हासिल किया है और जिस तरीके से आप देश की सेवा में लगी हुई हैं, द फ्रंट आपको सल्यूट करता है। तो ये थी नेहा प्रकाश, एक बेहतरीन IAS ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश कैडर की, और यूपी के और ख़ास करके देश के विकास के लिए काफ़ी कुछ कर रही हैं। द फ्रंट ऑफिसर के अगले एपिसोड में हम ऐसे ही एक और काबिल और एक ऐसे अधिकारी से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो इस देश के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है, जिस सेवा में लगा हुआ है, जिस नौकरी में लगा हुआ है, जिस पद पे है, उसकी गरिमा और सम्मान को बढ़ाए रखने के लिए और देश की सेवा के लिए क्या क्या कुछ कर रहा है। एक अहम मुलाकात और बेहद ख़ास मुलाकात द फ्रंट ऑफिसर के अगले एपिसोड में एक बार फिर होगी आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।